नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज यूपी में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। तो 9 जिलों में क्या रहा वोटिंग प्रतिशत, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कौन से जिलों में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो चांदनी, सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की। यहां पर 61% मतदान हुआ है 6 बजे तक। बिल्कुल, और इसके बाद अगर बात करें तो पीलीभीत के बाद हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर 57% के आसपास मतदान हुआ है और ये 6 बजे तक का हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। 57% वोट पड़े। और सीतापुर की बात करते हैं, अगला जिला। यहां पर 58% वोट पड़े हैं। 6 बजे तक के आंकड़े हैं, ये बढ़ भी सकता है आंकड़ा, लेकिन 58% फिलहाल प्रतिशत बता रहा है। और इसके बाद अगर हरदोई की भी बात करते हैं तो हरदोई में 55% मतदान रहा है 6 बजे तक। वहीं उन्नाव की भी बात कर लेते हैं। उन्नाव में 55% मतदान हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लखनऊ की बात करें तो 58% यहां पर वोट डाले गए हैं 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार। उसके साथ ही साथ अगर रायबरेली की बात करते हैं तो 54% मतदान हुआ है यहां पर। चांदी, बिल्कुल, क्योंकि जिलेवार समझना बहुत जरूरी है। और लखनऊ की बात करें तो 54% मतदान लखनऊ में हुए हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। और इसके बाद मनु, अब बात कर लेते हैं रायबरेली की। देखिए, लखनऊ में 58% हुआ है चांदनी, और रायबरेली में 54%। और इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो बांदा में यहाँ पर 58% मतदान हुआ है। 57% बांदा में हुआ है और फतेहपुर में 56% मतदान हुआ है आज ये 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार अपने दर्शकों को बताया हमने। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 6 बजे तक का मतदान, कह सकते हैं कि मतदान कितना हुआ और वोट फीसदी क्या कुछ रहा है। ठीक है, और इसी बीच राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोटिंग के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी नकली अंबेडकरवादी है। यूपी के डिप्टी सीएम ने फिर से बहुमत के साथ सरकार में आने का दावा किया। जनता ने देखा है कि एक सुशासन देने वाली सरकार, विकास करने वाली कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में गुड गवर्नेंस और साथ ही साथ डेवलपमेंट के मामले में यदि कोई अव्वल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल सर, इसका मतलब 10 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कहीं इतनी वेव न चल जाए, 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो जाए उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है उसकी गति और तेजी के साथ में बढ़ने लगी। और मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही है और 7वां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। और चलिए अब आपको 2017 और 2022 की वोटिंग परसेंटेज भी बताते हैं कि क्या कुछ रहा है 2017 और 2022 में। तो सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में देखिए 2017 में 67% वोट डाले गए थे। तो 2022 की अगर बात करें 6 बजे तक की तो 61%, यानी कि वोटिंग परसेंटेज यहां पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदनी, बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कितने फीसदी मतदान हुए थे और आज कितने फीसदी मतदान हुए। 2017 की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 68% मतदान हुए थे। वहीं 2022 की बात करें तो 57% मतदान हुए, यानी कि वोट परसेंटेज यहां पर घटते हुए नजर आया है।
तो खीरी में और 2 जिलों का हमने वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाया, वो घटता हुआ दिख रहा है। अगला जिले की बात करें तो सीतापुर में 2017 में 68% यहाँ पर मतदान हुआ था और सीतापुर में 2022 में 6 बजे तक 58% वोट डाले गए हैं। यानी कि मार्जिन बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पर दिख रहा है, करीब करीब 10% का मार्जिन दिख रहा है 6 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत कम हो गए हैं, ये भी समझना जरूरी है। हरदोई की बात कर लेते हैं, 2017 में 59% मतदान हुए थे। 2017 की बात करें, 2022 की बात करें तो यहाँ पर 55% मतदान हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी वोट परसेंटेज जो है वो कम देखे जा रहे हैं। तो हरदोई में भी कम हुआ है 2017 के मुकाबले। अगले जिले की उन्नाव की बात करें हैं तो यहाँ 60% मतदान हुआ था 2017 में और उन्नाव में 2022 में यानी कि आज 58% वोट डाले गए हैं। 6 बजे तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। हो सकता है कि उन्नाव में 1-2% बढ़ जाए, अगर बढ़ के भी जाएगा तो वो 2017 के पैरेलल ही हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उन्नाव में परसेंटेज कम है। वहीं लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में भी यही स्थिति देखने को मिली है। 2017 में 58% मतदान हुए थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो 54% मतदान हुए हैं। यहाँ पर भी वोट परसेंटेज जो है वो घटते हुए नजर आए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल चांदी, अगले जिले की बात कर लेते हैं। रायबरेली में 60% मतदान हुआ था 2017 में, 58% यहाँ 6 बजे तक वोट डाले गए हैं। 58% लोग ही बाहर निकले आज, और हो सकता है कि अगर 1-2% बढ़ेगा तो हो सकता है कि रायबरेली भी 2017 के पैरेलल में आ जाए। बिल्कुल, अब बांदा की भी बात कर लेते हैं कि बांदा में 2017 में क्या कुछ स्थितियां थी। यानी बांदा की बात करें 2017 में 59% मतदान हुए थे और यहां पर भी वोट परसेंटेज कम हुए। यानी आज की बात करें तो 57% मतदान यहां पर कम हुए हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मतदान फीसदी जो कम आया है, आखिर क्या कुछ उसकी वजह है, ये भी हम समझेंगे इसको। बिल्कुल, अगला जिला है फतेहपुर। फतेहपुर में देखिए 2017 में 59% मतदान हुआ था और 2022 की बात करें तो 56% यहां पर वोट डाले गए हैं। 6 बजे तक के आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 1-2% इसमें बढ़ सकता है। अगर फतेहपुर का 1-2% बढ़ता है तो वो फिर भी पिछले बार 2017 के मुकाबले कम ही रहने वाला है। तो ये 9 जिलों का वोटिंग परसेंटेज जो कंपैरिजन था 2017 और 22 का, वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। और अब हम आपको दिखाएंगे चौथे चरण की कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये हम आपको बताते हैं कि चौथे चरण की कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं इस चरण में। सबसे पहले ये देखिए चांदी कि 6 बजे तक 59 सीटों पर 58% मतदान हुआ है। और उसके अलावा अगर अगली की बात करते हैं हम कि 59 सीटों का एनालिसिस हम बता रहे हैं कि 6 बजे तक 59 सीटों पर 58% मतदान हुआ है। और ये भी कह सकते हैं कि 9 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान हुआ है। और आपको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे, ये आपको जो हम परसेंटेज बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, ये 6 बजे तक का है। 58% के आसपास ये मतदान हुआ है। और इसके बाद आपको बताते हैं 2017 में इन्हीं 59 सीटों पर 62.55% मतदान हुआ था। तो ये चौथे चरण की कुछ बड़ी बातें हैं, वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पिछली बार से यानी कि 2017 से 2022 में 4% कम वोटिंग हुई है अगर हम 6 बजों के आंकड़ों के साथ जाते हैं 2022 के बाद। और चौथी बड़ी बात यह है कि आज लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 9 जिलों में आज मतदान हुआ, उसमें से सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी में हुई है चांदनी। बिल्कुल, क्योंकि लखीमपुर की बात करें तो किसान आंदोलन की वजह से लखीमपुर खीरी चर्चाओं में रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि 62% यहाँ पर मतदान हुए हैं। ये आपको वो बड़ी बातें हम लगातार बता रहे हैं कि आज की बड़ी बातें क्या है। 2017 में लखीमपुर खीरी में हुआ था सबसे ज्यादा मतदान और आज भी यहाँ पर यही स्थितियां देखने को मिली है कि लखीमपुर खीरी में 62% मतदान हुए हैं। 2017 में 68% वोटिंग हुई थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी बातें हैं आज की, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और चौथे चरण की यानी कि जो आज मतदान हुआ है उसकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग कम हुई है, तो इसका क्या मतलब है और क्या समीकरण है? लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक इस बार चौथे फेज के चुनाव में करीब 58% वोटिंग हुई है। हालांकि 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर करीब 62.55% वोटिंग हुई थी, यानी कि इस बार 4% कम वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2012 के चुनाव की तो 2012 के चुनाव में इन्हीं 59 सीटों पर 57.52% वोटिंग हुई थी, यानी कि चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज में काफी बदलाव हुआ है। 59 सीटों का अगर आकलन की जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तब तब उस वक्त के विपक्षी दलों को इसका फायदा हुआ है।
एनएमसी न्यूज़ 18 लखनऊ। तो चौथे चरण के लिए मतदान तो आज हो चुका है, लेकिन पांचवें चरण के लिए घमासान जारी है। यूपी में पांचवें चरण के लिए पीएम मोदी ने आज बाराबंकी और कौशांबी में बड़ी जनसभा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसान, यूपी में 3 तलाक कानून पर विपक्ष की चुप्पी और आतंकवादियों को सजा जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी भाइयों। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाइयों। बड़े अरमानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल भेज रहे मां बाप, जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है। लेकिन वही बेटी 5-10 साल के बाद 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना, पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए भाइयों। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कौशांबी में अखिलेश यादव के गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार न करने को लेकर निशाना साधा। पीएम ने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। यहां कौशांबी का ही एक वीडियो देख रहा था, यही का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। तो पीएम मोदी के साथ ही अब बीजेपी ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उन पर दलित समाज के अपमान का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले तो श्री अखिलेश यादव जी ने भगवान तथागत गौतम बुद्ध का अपमान नहीं किया है। उनको मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान किया है और खुलेआम किया है, मंच पर किया है। उनको चांदी का मुकुट प्यारा है, उनको भगवान बुद्ध के प्रति इतना उनके अंदर रोष भरा है, तो भी कोई महापुरुष हो, कोई भगवान हो और कोई मूर्ति लेकर के आ रहा है देने से, या तो वो रोक देते कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लेकर के नहीं आना, मंच पर ले जाना संपूर्ण मीडिया के सामने। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान तथागत बुद्ध का अनादर किया है, उन्हें कभी मैं समझता हूं उनके अनुयायी माफ नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी माफ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं माफ कर सकता है। उन्होंने उससे भी बड़ा एक निंदनीय कार्य किया है जब उन्होंने उनके कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति
उन्हें भेंट स्वरूप दी जा रही थी, उसको तिरस्कारपूर्ण भाव से हाथ से हटाते हुए लेने से मना कर दिया। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी गौरवशाली श्रद्धा के केंद्र हैं, जो विश्वविख्यात हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या भगवान बुद्ध, उनके प्रति किस प्रकार का भाव है समाजवादी पार्टी के मन में। और ये भाव जो समाजवादी पार्टी का है, ये उनकी प्रकृति या फितरत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शिरकत की। पुणे में चल रहे एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक बयान दिया है। पीआईसी के प्रेसिडेंट रघुनाथ मशेलकर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति दुनिया में सबसे तेज है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिसके दम पर साल 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 60% योगदान पहुंच जाएगा। अगले एक दशक से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एशिया और खासकर भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक में एशिया आकर्षण का केंद्र है और इसका दबदबा बढ़ते जा रहा है। 2020 में महामारी से प्रभावित होने के बावजूद एशियाई देशों की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रही है। It will help India emerge as a global power. India will demonstrate that prosperity for all people and prosperity for our planet are not mutually contradictory goals. This transition will have other benefits as well, such as a huge number of green jobs. It will also mean massive foreign exchange savings, since energy and electronics are today India's biggest import goods. Finally, green and clean energy ensures better health and better quality of life for everyone on the planet. Therefore, I believe that the transition to new energy will indeed lead to a new earth-friendly industrial revolution. और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। जल्द लौट